हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 8 का जो सोशल साइंस का किताब है उसका चैप्टर नंबर 5 जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एमसीसी के बारे में बताया था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है इसके बारे में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया था। तो आज हम लोग इसका जो अगला टॉपिक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा आपके बुक में डोंट मिस आउट में कुछ चीज़ें दी गई है उसको समझते हैं। तो बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था, कौन सा वो स्टेट था जिसने कि इसको अडॉप्ट किया था। तो वो केरला था। बच्चों आपको यहाँ से एक सवाल आ सकता है एग्जाम में, है ना, ऑब्जेक्टिव के रूप में, कि कौन सा राज्य जो था जिसने कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सबसे पहले अडॉप्ट किया था। तो वो केरला था। और कब किया था? तो 1960 में, 1960 में इसने अपनाया था। ठीक है। फिर उसके बाद 1962 में जो है इलेक्शन कमीशन ने इसको जो जनरल इलेक्शन होता है वहाँ पर इसको लागू भी किया। फिर 1991 के बाद बच्चों, 1991 के बाद जो है इसको अच्छे तरीके से, प्रोएक्टिव तरीके से, मतलब इसको हर इलेक्शन में यूज किया जाने लगा। जितना भी इलेक्शन होता था हमारे देश में, हर इलेक्शन में एमसीसी को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को यूज किया जाने लगा बच्चों। उसके बाद बच्चों आपके बुक में एक बहुत ही बड़े व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिनका नाम है टी.एन. सेशन। ये कौन थे? ये हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है। 1990 में ये हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। और ये क्यों जाने जाते हैं, इनके बारे में क्यों आपकी किताब में दिया, क्यों पढ़ना है इनके बारे में, है ना, इनमें क्या खास चीज़ थी, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ रहा है। तो इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाया था बच्चों, कई सारे सुधार किए थे, है ना, ताकि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शंस हो पाए, है ना। ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। और इन्होंने जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, जैसे कि कैंपेनिंग टू फॉलो प्रिसाइज रूल्स। यदि आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको कुछ नियम और कानून का पालन करना होगा। वोटर आईडी कार्ड्स टू एलिमिनेट प्रॉक्सी वोटिंग, है ना। इन्होंने वोटर आईडी कार्ड लाया हमारे देश में। हमारे देश में अभी आप जानते हैं ना वोटर आईडी कार्ड है, तो वो वोटर आईडी कार्ड लाने वाले यही थे, टी.एन. सेशन जो थे हमारे सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग बाय कैंडिडेट्स, है ना, कि कैंडिडेट जो है, जो चुनाव में खड़े होते हैं, वो कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, इस चीज़ का एक लिमिट इन्होंने तैयार किया। उसको मतलब अच्छे से, मतलब निगरानी रखना उन सारी चीज़ों पर, है ना, कि कहीं भ्रष्टाचार नहीं ना हो, कहीं बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा ना हो रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, ये सारा काम इन्होंने किया। तो इसलिए हम लोग आज इनको जानते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ किया हमारे देश के इलेक्शंस में सुधार करने के लिए, ताकि फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन हो पाए। तो ये आपको याद रखना है बच्चों इनके बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे देश में जो इलेक्शन होता है उसके बारे में, जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है वो है हमारे देश में जो इलेक्शंस होते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो देखने वाले हैं। फिर प्रेसिडेंट और लास्ट में वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकसभा और स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट विधानसभा जिसको हम लोग कहते हैं, उसका चुनाव कैसे होता है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल एक जैसा होता है। ठीक है। तो इलेक्शंस इन इंडिया आर ऑफन रेफर्ड टू एज अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि हमारे देश में चुनाव को क्या कहा जाता है? लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो सारे लोग जो है एकदम एक्टिव हो जाते हैं ना, क्योंकि उनको अपना अधिकार जो है वो अपना अधिकार से अपने नेताओं को चुन सकते हैं, है ना, और जो नेता हैं फिर वो डिसीजंस लेते हैं हमारे लिए। तो इसलिए, है ना, डेमोक्रेसी में चुनाव को फेस्टिवल कहा जाता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है। वी नो दैट इंडिया फॉलोज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हम जानते हैं, ये पढ़ा है हमने भी, हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि लोकसभा, राज्यसभा, 2 हाउसेस होते हैं। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए डिसीजंस लेते हैं। तो हम लोग हर एक 5 साल के बाद, आपको पता होगा बच्चों, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता है नेशनल लेवल पर लोकसभा का चुनाव होता है। और स्टेट लेवल की बात करें तो हर एक राज्य में 28 स्टेट्स हैं, तो हर एक राज्य में 5 साल के बाद जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। और फिर लोकल बॉडीज जो होते हैं उसका भी चुनाव होता है ना, पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका भी हर एक 5 साल पे होता है।
तो हम लोग लोकसभा की बात करते हैं सबसे पहले। तो लोकसभा में बच्चों क्या लिखा है, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द लोकसभा इलेक्शन एंड द इलेक्टेड कैंडिडेट टू द लोकसभा आर नोन एज member of parliament, whereas candidates elected to the state assemblies are known as member of legislative assemblies, यानी कि MLA। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ बच्चों, आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा है। क्या लिखा है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, जो लोकसभा होता है, लोकसभा जो होता है बच्चों, इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, इसका जो इलेक्शन होता है उसमें जो मेंबर्स चुन के आते हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं, MP कहते हैं बच्चों। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, यानी कि विधानसभा होता है हर एक राज्य में, इनके जो मेंबर्स चुन के आते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, MLA कहते हैं बच्चों। ठीक है, MLA कहते हैं, MPs एंड MLAs। MP जो होते हैं इसको हिंदी में सांसद भी कहते हैं, और MLA को हम लोग विधायक भी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही बताया गया। उसके बाद आपको एक चीज़ और याद रखना है कि हमारे देश में एक सिस्टम है, इलेक्शन का जो सिस्टम है उसका क्या नाम है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल सा है। देखिए, यहां से आपके एग्जाम में एक सवाल आ सकता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या लिखना है आपको सिंपल सा एक लाइन में लिखना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है ना। इसका मतलब क्या लिखा है, देखिए, वेयर इन द कैंडिडेट रिसीविंग द मोस्ट वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस, है ना। जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो कैंडिडेट जीत जाता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, FPTP। ठीक है, समझ में आया आपको। दिस मीन्स दैट अ कैंडिडेट कैन विन विदाउट सिक्योरिंग इवन 50% ऑफ द टोटल वोट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कैंडिडेट, उसको जरूरी नहीं है कि 50% या उससे ज़्यादा वोट चाहिए। किसी भी कैंडिडेट को मान लीजिए 10% भी वोट मिला है, वो भी जीत जाएगा। बस जरूरी ये है कि उसको सबसे ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में भी देखा था ऊपर, है ना, ऊपर में जो हमारे एक एग्जाम्पल था वो हमने देखा था, पीछे के जो टॉपिक्स थे उसमें देखा, जो क्लास में इलेक्शन हुआ था, है ना, जिसमें कि गुरमत को जो है केवल 12 वोट मिलते हैं 33 में, और वो जीत जाती है ना। तो इसमें आपको 50% वोट भी नहीं चाहिए, 50% वोट भी नहीं चाहिए। आप बिलो देन 50% भी अगर आपको वोट मिलता है तो केवल आपको सबसे ज़्यादा वोट चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा डोंट मिस आउट में एक और चीज़ दिया हुआ है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज कॉल्ड, हाँ, जो हमारे देश में लेजिस्लेटिव असेंबली है बच्चों, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, रीजनल लैंग्वेजेज में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग इसको विधानसभा कहते हैं। ठीक है, कई जगहों पर इसको नियम सभा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है कोलिशन के बारे में बच्चों। कोलिशन क्या होता है, ठीक है, देखिए होता क्या, मैं समझाता हूं आपको। आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिगिंस। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले चुनाव हुआ। चुनाव में जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बारी आती है सरकार बनाने की। तो सरकार कैसे बनती है, मैं आपको थोड़ा सा जो है आपको मैं लिख कर समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, कैसे इलेक्शन में कैंडिडेट मतलब गवर्नमेंट बनती है। तो देखिए, टोटल मैंने अभी आपको बताया बच्चों कि 543 हमारे देश में सीट्स होते हैं। लोकसभा के कितने सीट्स होते हैं, 543 सीट्स होते हैं। ठीक है, इस 543 सीट्स में आपको कितना सीट जीतना होगा, आपको मतलब इसका जो है ना 50% जो है उससे एक ज़्यादा, यानी कि मोर देन हाफ। कितना, अगर आप, यदि कोई भी पार्टी मोर देन हाफ जो है ना, इससे आधा से एक ज़्यादा, ठीक है, आधा से एक ज़्यादा सीट अगर किसी भी पार्टी को मिल जाती है तो उस पार्टी का जो है सरकार बन जाता है, उसी को कहते हैं गवर्नमेंट बनाना। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कई बार ये होता है कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत नहीं मिल पाता है ना, मेजॉरिटी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं ना, मतलब कई सारी पार्टियां एक साथ हाथ मिला लेती है और उसको हम लोग कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट बच्चों। तो ये भी याद रखना है आपको। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, सिंपल सा है कि व्हेन टू और मोर पार्टीज वर्क टुगेदर और दे कम टू ईच अदर एंड दे फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, वो एक साथ आते हैं और उसके बाद सरकार जो बनाते हैं उसको, वैसी गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं बच्चों। तो ये कब होता है, जब किसी भी एक पार्टी को पूरी तरीके से मेजॉरिटी ना मिल पाए, है ना। मैंने अभी बताया ना 543 का जो हाफ है उससे एक ज़्यादा सीट चाहिए,
लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, तो ऐसे में कई सारी पार्टियां एक साथ आ जाती है और उसके बाद जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं बच्चों। फिर जो देखिए उसके बाद जो लीडर ऑफ द मेजॉरिटी होता है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल आपको और बताता हूँ, जैसे 3 पार्टियां हैं बच्चों, ठीक है, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियां, तीनों पार्टियों में ए पार्टी जो है जीत गई, मान लेते हैं 543 में, मान लेते हैं 543 में ए को मिल जाता है 300 सीट्स, 300 वोट्स मान लेते हैं, बी को मिल जाता है, बी को एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी है ना, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए ए इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो इस 300 में से बच्चों, इस 300 में ये जो जीत गया है ना, ए जीत गया, तो ए का जो लीडर होगा, ए का जो लीडर होगा इस पार्टी का, है ना, इस पार्टी का जो जीती पार्टी, उस पार्टी का जो लीडर होगा वही कहलाता है बच्चों पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, है ना। हु इज द प्राइम मिनिस्टर? अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा बच्चों, प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी, जिस भी पार्टी को जो गवर्नमेंट होती है उसका जो लीडर होता है, हेड होता है, उसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बच्चों। उसी तरीके से बच्चों अगर स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल का जो लीडर होता है उसको हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते हैं, सेम वही चीज़ है ना। नेशनल लेवल पर जो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होगा उसको हम लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर, और जो स्टेट लेवल पर जो लीडर ऑफ द पार्टी होगी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी कह सकते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री। तो ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इलेक्शन अपैरेटस, ठीक है। इसमें यह बताया गया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो भी काम करता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है बच्चों? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर पूरे देश में जो इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराने के लिए जो होता है हमारे देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं वो होते हैं, और उसके साथ साथ और भी कई सारे लोग होते हैं ना। उसी तरीके से बच्चों हर एक राज्य में स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, और इसका काम होता है जो लोकल इलेक्शंस होते हैं उसको कंडक्ट कराना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन जनरल एंड स्टेट इलेक्शन बट ऑल्सो इन कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज, जो मैंने आपको बताया है ना, जो लोकल लेवल पर इलेक्शंस होते हैं, जो पंचायत लेवल पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन होते हैं, इसको कौन कंडक्ट करवाता है ये याद रखना है आपको। हु कंडक्ट्स द इलेक्शन ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है। तो ये होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, यहां से एक सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा क्या लिखा है? इट वर्क्स इन द कंसल्टेशन विद द ईसीआई इन दीज मैटर्स एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल एप्लीकेबल इन द केस ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस बाय द पीपल आर पर्टिनेंट हेयर टू। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से ईसीआई काम करती है वैसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन भी काम करती है, बस अंतर यह है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य के लिए काम करती है, लोकल बॉडीज के लिए काम करती है ना। तो ये याद रखना, लेकिन काम दोनों का सेम ही है बच्चों, दोनों का सेम ही काम है ना। इसका काम एक और ये भी है कि ये ईसीआई को कंसल्ट करती है ना, उसको सलाह देती है कैसे काम करना चाहिए, है ना, ये भी काम होता है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों का काम मिला जुला कर सेम ही है, बट अंतर यही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज और स्टेट का जो चुनाव है उसको देखती है, और जो ईसीआई है वो पूरे देश का, यानी कि आपका जो नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल है, उन सबको भी यही कंट्रोल करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा हमने देख लिया, लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा जो है बच्चों आपको पता होगा हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउस है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो राज्यसभा में कैसे चुनाव होता है? तो देखिए अंतर क्या है, एक सवाल जो आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है बच्चों वो होता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? याद रखिए, देखिए डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है एक ऐसा इलेक्शन जिसमें कि लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को डायरेक्टली चुनते हैं, यानी कि लोकसभा का जो मेंबर होता है जिसको हम लोग एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा, इसको जो है लोग डायरेक्टली चुनते हैं, है ना, पीपल जो है उनको डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। फिर राज्यसभा में क्या होता है, कैसे इलेक्शन होता है? राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है इनडायरेक्ट? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए राज्यसभा में क्या होता है बच्चों, देखिए राज्यसभा में हम लोग जो है, यानी कि जो पीपल है ना, पीपल जो है वो एमएलएस को चुनते हैं, यानी कि विधायक को चुनते हैं ना, हम लोग एमएलएस को चुनते हैं, और ये जो एमएलएस हैं बच्चों, ये एमएलएस चुनते हैं राज्यसभा के एमपीज को, राज्यसभा के एमपीज को। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा इनडायरेक्ट कैसे है ना। हमने एमएलए को चुना, एमएलएस जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं राज्यसभा के एमपी बनाने में, है ना। अलग अलग राज्य के, सारे राज्य के जो एमएलएस होते हैं वो चुनते हैं
राज्यसभा के एमपीज को। तो ये आपको याद रखना, ये अंतर है दोनों, है ना। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में क्या अंतर है, तो एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें याद रखिए टोटल 245 मेंबर्स होते हैं। टोटल कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में? लोकसभा में मैंने आपको बताया था 543 होते हैं, इसमें कितना मेंबर होता है? 245। अब इस 245 में से बच्चों 233 डायरेक्टली, मतलब लोग इसको इलेक्ट करते हैं, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली, है ना। तो 233 जो है लोग चुनते हैं, और जो बाकी 12 बच गए उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो हमारे देश की राष्ट्रपति है अभी, है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो जो है नॉमिनेट करेंगी, है ना। वो 12 जो लोग हैं, 12 जो एमपी होंगे उनको नॉमिनेट करते हैं। मैं आपको इधर से ऐसे बताता हूँ, देखिए ऐसे समझिए, टोटल जो है राज्यसभा में 245 मेंबर है बच्चों, इसमें से 233 जो है बच्चों, ये इलेक्ट होते हैं। दीज आर द इलेक्टेड एमपीज, है ना। इनको चुनाव में पार्टिसिपेट करना होता है और उसके बाद ये जीतते हैं, तो फिर ये बनते हैं एमपी। और बाकी जो 12 बच गए बच्चों, 12 जो बच गए, ये 12 जो हैं ये नॉमिनेट होते हैं। और इनको नॉमिनेट कौन करता है? नॉमिनेट का मतलब हुआ कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जो अलग अलग फील्ड में है ना, जैसे कि साइंस के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, जो अच्छे होते हैं, है ना, जो कुछ अच्छा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, हमारे देश में सचिन तेंदुलकर जो थे, वो भी एक बार हमारे देश के राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, वो उनको नॉमिनेट किया गया था, है ना। तो इस तरीके से जो अलग अलग फील्ड में अच्छा होते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करती है, मतलब उनको डायरेक्ट जो है राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? देखिए, उसके बाद ईच स्टेट इज अलॉटेड अ डिफरेंट नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, है ना, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। यानी कि हर एक राज्य में अलग अलग राज्यसभा का सीट होता है ना। ये पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, सारे राज्य में अलग अलग राज्यसभा का सीट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूपी की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें पूरे भारत में कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, तो यूपी। तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला है, तो वहाँ का राज्यसभा का सीट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे कम है, तो वहाँ का कम सीट होगा। तो जिस राज्य में जितना ज़्यादा आबादी होगा, वहाँ का उतना ज़्यादा राज्यसभा का सीट होगा। अच्छा, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना, यहाँ से एक सवाल पूछेगा कि राज्यसभा जो होता है बच्चों, ये एक परमानेंट हाउस होता है। परमानेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, है ना। परमानेंट हाउस क्या होता है? तो परमानेंट हाउस का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इट इज़ नेवर डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है खत्म होना, भंग होना, इसको हिंदी में भंग होना कहते हैं। यानी कि राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, कभी भी जो है भंग नहीं होगा, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये हमेशा रहता है। कैसे रहता है? तो देखिए, होता क्या है राज्यसभा में, अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैड 6 ईयर टर्म, ठीक है। लोकसभा में कितना था बच्चों, याद रखना है, वहां पर 5 साल का टर्म होता है। एक बार अगर कोई एमपी बनता है तो वो 5 साल तक रह सकता है, उसके बाद उसको फिर से री इलेक्ट होना होगा एमपी रहने के लिए। लेकिन राज्यसभा में ये क्या है, 6 साल है। यानी कि अगर कोई राज्यसभा का एमपी बनता है तो वो 6 साल तक रह सकता है। अब उसके बाद क्या होता है, हर एक 2 साल में, एवरी 2 ईयर में क्या होता है, 1/3, है ना। यानी कि 245 का जो है बच्चों 1/3, इसका जो है 1/3 जो है वो हट जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है ना, वो हट जाते हैं, फिर से इलेक्ट किया जाता है, फिर से नए लोगों को चुना जाता है। तो ऐसे होता है बच्चों, हर एक 2 साल में जो 1/3 है, 245 के 1/3 मेंबर्स जो है उनको हटा दिया जाता है, फिर से भरा जाता है। तो आपने देखा ना कि कभी भी जो है ऐसा नहीं है कि राज्यसभा पूरी तरह से खाली है ना। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। कैसे? क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें हमेशा मेंबर्स रहते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ आपको याद रखना है, वो है कि यहाँ पर वोटिंग का सिस्टम क्या होता है। राज्यसभा में वोटिंग का क्या सिस्टम है, तो वो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। लोकसभा में हमने पढ़ा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, लेकिन यहाँ पर अलग है बच्चों, यहाँ पर होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो बस आपको इतना याद रखना है कि राज्यसभा में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, और इसमें बेसिकली होता क्या है ना, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी मौका मिलता है रिप्रेजेंटेशन का, है ना। कई बार क्या होता है कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं जहाँ पर आबादी कम है, तो उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है बच्चों, जहाँ पर कि जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको भी रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा सिस्टम, यहाँ से एक सवाल आ सकता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ये आपको याद रखना है।
बाकी आपके बुक में कुछ फ्लो चार्ट वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें वही सारी चीज़ें बताई गई, एक जगह पर सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, 12 जो है नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। एमएलएस जो होते हैं वोट करते हैं, मैंने आपको बताया भी है ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं 233। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है। तो अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको जो लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, और उसके बाद आता है बच्चों वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन। इसके बारे में बताऊंगा और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, और पढ़ते रहिए अच्छे से, एंजॉय करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।